देखिए लॉ ऑफ मेलस है, यह मेलस लॉ कहलाता है। लॉ ऑफ मेलस या मेलस लॉ कहलाता है। मेलस एनालाइजर से निकलने वाली जो लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा जो है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर और प्लेन ऑफ पोलराइजर के बीच के एंगल के कोसाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट emerges out from analyzer. Intensity of light emerges out from analyzer. Analyzer is directly proportional to cosine, directly proportional to square of the cosine square of the cosine of the angle between plane of transmission of analyzer and plane of polarizer। जो प्लेन है पोलराइजर, प्लेन ऑफ, ठीक है, पोलराइजर, इसके एंगल के कोसाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिखिए ये तो जो जैसे देखिए पहली जो डिवाइस होती है वो पोलराइजर है और दूसरी डिवाइस जो होती है वो एनालाइजर है। तो यहाँ कल आपने पढ़ा जैसे निकोल प्रिज्म था, ये निकोल प्रिज्म था, निकोल प्रिज्म पर रेज इंसिडेंट हुई और ये है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। यहाँ पर हो गई ई रेज, ये है ई रेज और ये हो गई आपकी ओ रेज। अब ये पहला वाला N1 आपका क्या है, पोलराइजर, जो प्लेन पोलराइज लाइट बना रहा है उसे क्या कहेंगे, पोलराइजर। अब दूसरा वाला चाहे हमने ऐसे ही रख दिया
सेम पैरेलल में निकॉल प्रिज्म N2, ये क्या है एनालाइजर। N2 है आपका एनालाइजर। अब ये ई रेज है, जब इस पर पड़ती है फिर वो बढ़ जाती है, ई रेज ओ रेज। निकली कौन सी, ई रेज। अब देखिए प्रूफ, छोटा सा इसका प्रूफ देखिए। यहां पर ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये रेज आ रही है और इसके अकॉर्डिंग प्लेन ऑफ पोलराइजर इसी पर है। प्लेन ऑफ पोलराइजर ये है, एम्पलीट्यूड ए है, थीटा एंगल बना रहा है प्लेन ऑफ एनालाइजर से, प्लेन ऑफ एनालाइजर। ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा, इसी के अलोंग प्लेन ऑफ एनालाइजर की ऑप्टिक एक्सिस होगी। तो जो वाइब्रेशन ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जाते हैं वो ई रेज के होते हैं। जो वाइब्रेशन ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जाते हैं वो ई रेज के होते हैं। तो ये एक तरीके से ई रेज के हैं, जरूर मतलब उसके आसपास भी चले जाएं तो वो ई रेज के हैं। तो एम्पलीट्यूड का ए कॉस थीटा जिसके अलोंग ऑप्टिक एक्सिस है वही आपकी ई रेज उसके अलोंग, और ए साइन थीटा परपेंडिकुलर है। तो ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ओ रेज के जाते हैं, उसके परपेंडिकुलर ओ रेज के। ओ रेज के वाइब्रेशन हमेशा उसके परपेंडिकुलर मूव करेंगे, हमेशा। इसीलिए तो ऑर्डिनरी हो जाती है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के जस्ट परपेंडिकुलर होती है, और ई रेज डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर के जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है उसके अलोंग होती है लगभग। तो अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि ए कॉस थीटा के अलोंग है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ई रेज ही निकल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रो एनालाइजर, एनालाइजर क्या हो गया, आई ए कॉस थीटा का कंपोनेंट लिया तो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आई बराबर ए स्क्वायर अब अगर आप, ठीक है, अगर आप थीटा की वैल्यू 0 ले लें कि दोनों एक ही अलोंग में है, इफ थीटा बराबर 0 तो आई नॉट बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, तो आई नॉट की वैल्यू है ए स्क्वायर, आई नॉट की वैल्यू है ए स्क्वायर, आई नॉट की वैल्यू क्या बनेगी ए स्क्वायर, क्योंकि ई रेज ही तो निकल रही है इससे, इसलिए
हम इसके अलाउ करेंगे। एक बार नोट करिए, अमरेंद्र ऊपर से कार की चाबी ले आओ। और कह देना चाय बना दें एक। तुम लोग कोई चाय पिएगा? अंश का चाय पियोगी? बताओ, अभी बोल दें। शिवानी, तुम लोगों में इनका क्या नाम बोलो? साबुन। अंशिका सोनी का क्या बी फार्मा कर रही कि बस बीएससी? पहले पापा कह रहे थे नहीं कर रहे। वो सोच रहे ना पापा उनके बी फार्मा कराने के। हो गया नोट? ले आए? जाओगे तो पीछे या इसी से खुला बता दे कौन से खुल जाएगा है। तो उसमें एक किताब पढ़ी है, कवर चढ़ाओ, मतलब वो चढ़ा है, पेपर चढ़ा हुआ, पतली सी है, कृष्णा पब्लिकेशन, कृष्णा की है। ले आना एक दोनों मेरे को। लिख लिया? जब देखिए, मैलेस लॉ, या इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मैलेस। लॉ ऑफ मैलेस। इस लॉ में बताया गया कि जो लाइट निकलेगी, इधर देखो नीतीश, जो लाइट निकलेगी किससे? एनालाइजर से। लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम एनालाइजर। जो लाइट एनालाइजर से निकलती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉस थीटा। वो कॉस थीटा कौन सा है? कॉस स्क्वायर थीटा की। और वो थीटा जो है वो प्लेन ऑफ एनालाइजर, जो एनालाइजर की डायरेक्शन है, और जो रे की डायरेक्शन है, प्लेन ऑफ पोलराइजर। मिल गई? प्लेन ऑफ, हाँ, ये प्लेन ऑफ पोलराइजर और प्लेन ऑफ एनालाइजर के बीच के एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सभी बच्चों को बता दें कि तुम लोग बड़े सीरियस स्टूडेंट हो। जो यूनिवर्सिटी ने अभी सेकेंड ईयर में बीच में पहले कहा था कि नाम तुरंत भेजिए, पर उस समय एग्ज़ाम नहीं चल रहा था, एग्ज़ाम चल रहा था, कहीं कोई बीएड का एग्ज़ाम चल रहा था, तो बीएससी पार्ट 2 भी। तो जो बच्चे प्रमोट हुए हैं, मतलब पार्ट 1 वाले, सबको तुरंत अपने कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि 15 तारीख तक मोस्टली आपकी लिस्ट मांग लेंगे। और फिर क्या होता है? लिस्ट मांग लिया, आपने एडमिशन नहीं ले रखा है, कॉलेज वाला कैसे बिना आपकी नहीं, अब शुरू हो गए होंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा उसका। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है, तुम्हारा सबमिशन कॉलेज करेगा ना, है ना? तो आपको तुरंत जाके कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। जैसे क्या होता है कि आपने नहीं लिया, कोई फ़र्क उसमें ऐसा नहीं कि आपका 15 लिस्ट नहीं गई, तो फिर यूनिवर्सिटी इस बार अब सिस्टम बदल गया, वो पता चला फाइन लगाएगी 200 रुपये 300 रुपये फाइन। आप अगर यूनिवर्सिटी ने 200 लगाए तो कॉलेज वाला 100-200 और बढ़ा लेगा, ठीक है? तो वो 500 तुम्हारी फाइन लग जाएगा। एक ही है, हाँ, हर जगह लग जाएगा। ऑनलाइन नहीं, आपको सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो बीएससी पार्ट 1 वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। आपका यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऑनलाइन कर रहे होंगे तो ऑनलाइन कर दीजिए कॉलेज की साइट में, मतलब यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, कॉलेज तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है? अभी नहीं हुए
तो बस 2-4 दिन में शुरू कर देंगे, 15 तारीख तक जानी है लेस। जैसे ही शुरू हो तुरंत एडमिशन ले लीजिएगा। ये तो यहाँ पर देखिए मेलिस लॉ या लॉ ऑफ मेलिस, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस स्क्वायर थीटा के, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के, जहाँ पर थीटा जो है वो प्लेन ऑफ पोलराइजर और प्लेन ऑफ एनालाइजर के बीच के एंगल है। आप कहोगे प्लेन ऑफ पोलराइजर या पोलराइजेशन क्या होता है, वो प्लेन जिस पर पोलराइज लाइट के वेक्टर्स रहेंगे, ये आपका जिस पे लाइट का एम्पलीट्यूड रहेगा, और ये वाला डायरेक्शन क्या है, ऑप्टिक एक्सिस। प्लेन ऑफ एनालाइजर जो होगा वो एक तरीके से ऑप्टिक एक्सिस होगी, प्रकाशिक अक्ष। अब ऑप्टिक एक्सिस छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो याद कर लीजिएगा। ऑप्टिक एक्सिस वो हर क्रिस्टल की वो डायरेक्शन है, या वो मतलब एक डायरेक्शन है जिस पर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं। जैसे रेदाई अब डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, ई रेज और ओ रेज में बांटता है, पर ऑप्टिक एक्सिस के अलाउंग कोई डेविएशन नहीं होगा। अगर रे ऑप्टिक एक्सिस के अलाउंग है तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि ऑप्टिक एक्सिस के अलाउंग कोई विचलन नहीं होता है ना। वैसे यहाँ पर डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, ऑप्टिक एक्सिस के अलाउंग अगर रे आ जाएगी तो कोई डबली रिफ्रैक्ट रे ऐसे ही पास करेगी। ये है हाँ, क्रिस्टल का मतलब इन द सेंस निकॉल प्रिज्म या कोई भी डिवाइस है, मेन निकॉल प्रिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जेज आउट, इमर्जेज मतलब निकलना, इमर्जेज आउट फ्रॉम एनालाइजर, जो एनालाइजर से निकल रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन और या प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, प्लेन ऑफ एनालाइजर, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन या एनालाइजर, और प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर लिखा है, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड प्लेन ऑफ पोलराइजर। तो ट्रांसमिशन जो होता है वो प्लेन होता है एनालाइजर का, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर, या शॉर्ट में लिख दो प्लेन ऑफ एनालाइजर एंड प्लेन ऑफ पोलराइजर। ट्रांसमिशन से बढ़ गया लैंग्वेज, प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर। हाँ, ट्रांसमिशन तो तुम्हें सरल पड़ेगा, बेफालतू बढ़ रहा है। अब देखिए कल आपने पढ़ा अनपोलराइज लाइट थी, ठीक है, अनपोलराइज लाइट थी निकॉल प्रिज्म में, और उस निकॉल प्रिज्म से अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी तो आपको मिली ई रेज और ओ रेज। कैल्साइट क्रिस्टल में ये प्रॉपर्टी होती है कि ई रेज और ओ रेज दोनों मिलती हैं। तो कैल्साइट क्रिस्टल से आपको ये वाली रे मिली ई रेज, ये वाली मिली ओ रेज। ठीक है, अब ई रेज और ओ रेज हल्का सा विचलन होता है, वो तो फिगर बनाने के लिए, वेक्टर बनाने के लिए हम इतना दिखा देते हैं, एक ही साथ लगभग है, एक हल्का सा डेविएशन है, वो तो फिगर बनाने के लिए ई के ऐसे वेक्टर दिखाने हैं और इसका ये वाला दिखाना है, इसलिए हम ज़्यादा डेविएशन दिखा देते हैं। अब ई रेज के वेक्टर तो पास कर जाते हैं, बीच में ये एक लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, कैनेडा ब्लॉसम, ठीक है, कैनेडा बाल्सम लेयर एक लिक्विड होता है जो ग्लास प्लेट्स को जोड़ता है, तो वो उसको ई रेज पास कर जाती है, और जो ओ रेज होती है ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज रेज और उसको पास नहीं कर पाती। वहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरमीडिएट में पढ़े होगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उससे रे वो डेविएट कर जाती है। अरे तुम तो बस वही हो, पूरी रामायण खत्म हो गई, तुमने कहा सीता कौन थी? अरे ये कल यही तो पढ़ा रहे थे। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ,
तो अभी बस इनको बस जरा सा बता रहे, ई रेस पास कर गई, ओ रेस डेविएट कर गई। फिर जब यहां पहुंची तो क्रिस्टल में फिर दोनों रेज हो जाती हैं, क्योंकि कभी भी बिल्कुल प्योर कोई नहीं मिल पाएगा। जैसे अगर चाय बनाओ तो चाय में आप अगर देखोगे तो नीचे चाय पत्ती आ जाती, छानने के बाद आ जाती है, दोबारा फिर छानो तो फिर आएगी, दोबारा छानोगे तब भी आएंगे। तो वो चाय के पार्टिकल्स जो छोटे छोटे होते हैं वो आ ही जाते हैं। वैसे ही बिल्कुल प्योर ई रेज नहीं होती, पर जनरल वे में जब हम बात करेंगे तो ई रेज मिल गई, उसके साथ ओ रेज के वेक्टर बने रहते हैं। अब जब यहाँ गई फिर ई रेज ओ रेज डेविएट कर गई, अब ई रेज मिली है पर ई रेज के साथ ओ रेज के वेक्टर हैं, ये बात ध्यान रखिए भाई। हल्के डेविएशन के साथ वो भी पास कर ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब ये वाला जो है एनालाइजर, तो ये हुआ प्लेन ऑफ एनालाइजर, ये है प्लेन ऑफ पोलराइजर, जो पोलराइज लाइट की प्लेन है वो प्लेन ऑफ पोलराइजर, उनके बीच का एंगल है थीटा। लाइट की इंटेंसिटी हमने क्या मानी, ए, तो आपका आ गया ए कॉस थीटा। तो प्लेन ऑफ एनालाइजर जो है उसी के अलोंग ऑप्टिक एक्सिस होगी, तो ये हो गई ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ये हो गई। तो जो वाइब्रेशन ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जाते हैं वही ई रेज है, तो ये आपकी क्या हो गई, ए कॉस थीटा। ये ई रेज, क्योंकि हमको मेजर वे में ई रेज ही मिल रही है, हम तो कह रहे हैं ओ रेज नहीं मिल रही है, पर है वहाँ पर। तो ये आपकी ए कॉस थीटा पे ही बात करी। तो जो लाइट की इंटेंसिटी हुई वो किसकी है, ई रेज की, तो हमने इसीलिए लिखा इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू एनालाइजर, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, ई रेज ही मिल रही है ना। तो ये आपका आई बराबर ए कॉस थीटा, ठीक है। आपको बता दें कि एक्चुअल वे में क्या होता है, ये कुछ टीचर्स लोग जो होते हैं बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि लाइट की बात जब आती है तो आई की वैल्यू होती है 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, ये होती है लाइट की इंटेंसिटी। भी यही है जो भाई जो फार्मूला किसी लाइट वेव के लिए है वही साउंड वेव के लिए, कोई भी वेव हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे साउंड वेव हो, चाहे लाइट वाली, सबके लिए फार्मूला इंटेंसिटी का यही है, आई बराबर 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। पर यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर रो वी इंटू ए, ये वाला फैक्टर का लाइट पर फर्क नहीं है। इस फैक्टर का भाई लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, डेंसिटी मीडियम का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो c के बराबर है। तो ये पूरी चीज़ें हैं कांस्टेंट, ये पूरा क्या है कांस्टेंट। तो मेन हम लाइट के केस में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं। दरवाजा बंद कर। इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली मान लेते हैं। तो मेन ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सीधा सीधा एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं। पोलराइजेशन के केस में हम कांस्टेंट लेते तो टिपिकल हो जाता, तो सिंपल सा ये ले लेते हैं, ये मतलब वो के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका आई ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा का स्क्वायर, तो आई बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, जो लाइट निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड। तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, थीटा 0 ले लिया तो आई नॉट आ गया। तो अब देखिए इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आई बराबर
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ले लिया आई नॉट। आई नॉट क्या है? कांस्टेंट। आई नॉट क्या है? कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस स्क्वायर। इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया लॉ ऑफ मेलिस के लिए। ठीक है। This is the required relation for law of Malus। ठीक है, ये रखना। इसमें हम एक स्पेशल केस पढ़ा रहे हैं जिस पर न्यूमेरिकल बेस्ड है। जैसे इम्पोर्टेंट से हटकर पेपर बना तो लॉ ऑफ मेलिस आएगा। सरल टॉपिक है। स्पेशल केस। अब ई रेज की इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ ई रेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज रेज, इंटेंसिटी ऑफ ई रेज, ई रेज की इंटेंसिटी आई ई बराबर ए कॉस थीटा का स्क्वायर। ई रेस की इंटेंसिटी आई ई बराबर ए कॉस थीटा का स्क्वायर। तो आई ई का मान आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये हॉरिजेंटल पे जाता है कंपोनेंट, उसी के अलोंग आप ई रेज मानेंगे। तो आई ई का मान ए कॉस थीटा का स्क्वायर। कांस्टेंट नहीं लेंगे, है ना। ओ रेस के लिए तो लिखने जा रहे हैं। अब बस ओ रेस पे जा रहे हैं। मेलिस लॉ में हम ओ रेस का कंपोनेंट का प्रूफ नहीं है। अब ओ रेस का लिखने जा रहे हैं। ओ रेज क्या है? 90 डिग्री पर। इंटेंसिटी ऑफ ओ रेज आई ओ बराबर ए साइन थीटा का स्क्वायर। तो आई ओ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये रिलेशन है इक्वेशन 5 अपॉन इक्वेशन 6 आई ई अपॉन आई ओ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी का पूछ लिया जाए। इफ प्लेन ऑफ न्यूमेरिकल है एक, इधर रफ कर दें, इधर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, सरल सा था, कुछ पूछना तो नहीं? बताओ बेटा, तुम लोग बताओ, नितेश, तुम, प्रियांशु। तो एक न्यूमेरिकल है, उसी लिए स्पेशल केस बताया है। न्यूमेरिकल देखिए, इफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इंसिडेंट बीम, इफ plane of vibration of the incident beam makes an angle of 30 degree with optic axis, makes an angle of 30 degree with the optic axis. Compare the intensity of extraordinary, ordinary and ordinary light. Ordinary light. Extraordinary and ordinary light. तो ये है आपकी ऑप्टिक एक्सिस, यही प्लेन ऑफ एनालाइजर की डायरेक्शन है, और ये है प्लेन ऑफ पोलराइजर, इसी के अलोंग प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आएगा। ये एंगल थीटा जो क्या है 30, ये एंगल है थीटा जो है 30। इसके अलोंग ई रेज, इसके अलोंग ओ रेज। आई ई की इंटेंसिटी ऑफ ई रेज, आई ई बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी लिखा केस, इंटेंसिटी ऑफ ओ रेज intensity of O rays A square sin square. आई ई अपॉन आई ओ एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी कह रहा है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी कह रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो आई ई कॉस स्क्वायर 30 कॉस साइन स्क्वायर 30। कॉस 30 की वैल्यू बताओ। कॉस 30 की वैल्यू और साइन 30 की साइन 30 की 1/2 है ना। ये आप रख दीजिए, तो आई ई √3/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो आई ई अपॉन 3/4, 3 और 1 का रेशियो, तो आई ई आई ओ 3 और 1 का रेशियो। जब इंसिडेंट बीम आएगी तो वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के ही अलोंग आएगी, तो इंसिडेंट बीम जो होगी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के अलोंग होगी, ठीक है। और जब वो क्रिस्टल के अंदर ट्रेवल करने के बाद जब निकलेगी तो वो हो जाएगी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वही प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के अलोंग, भाई रेज आई तो प्लेन वाइब्रेशन को लेके, अब वो किसके, जब वो निकलेगी तो वो क्या हो जाएगी, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजर, उसके अलोंग, ठीक है। अब जैसे इफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इंसिडेंट बीम मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मान लो 90 डिग्री बना रही है, ठीक है, तो क्या होगा, इसी फॉर्मूले में 90 रख दो, क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर, कॉस स्क्वायर 90 साइन स्क्वायर 90, ये ऊपर वाली वैल्यू ही 0 हो गई। तो आपकी अगर परपेंडिकुलर आपने इंसिडेंट कर दी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, तो आपकी ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। ये आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, ई रेज ओ रेज क्वार्टर वेव प्लेट है टॉपिक, हाफ वेव प्लेट है उस पर न्यूमेरिकल है, और स्पेसिफिक रोटेशन पर न्यूमेरिकल है, बाकी इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। अब आइए ज़रा हम आपको पहले हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी बता दें, ठीक है, रफ कर दें, तो जो एंगल हो जाए उससे करना, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। अब देखिए हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, आपको बता दें पहले 2 थ्योरी थी जिस लाइट के प्रोपोगेशन के लिए,
एक न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी थी और एक हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी या हाइगेंस थ्योरी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट के प्रोपोगेशन के लिए थ्योरी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, दो थ्योरी है, एक न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी है और एक है आपकी हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट ये दो थ्योरी। तो जैसे कभी ऑब्जेक्टिव आज आप पढ़ रहे हो, आप बीएससी करने के बाद आपने एमएससी कर लिया, पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी तो फेल हो गई तो पढ़ाई तो नहीं जाएगी। पर इंटरमीडिएट में हमने जब इंटर शुरुआत में पढ़ाया है तब थी वहाँ पे, मतलब 98-99 में, तो 98-99 और 2000 3 साल पढ़ाया इंटर। तो उस ज़माने में न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी थी। अब आपने सुना भी नहीं होगा क्योंकि ये फेल हो गई तो लोगों ने हटा दिया। तो ये बेसिक नॉलेज के लिए है। इसमें न्यूटन ने, कार्पस्कल्स का मतलब होता है पार्टिकल्स, न्यूटन ने पार्टिकल्स माना है। लाइट के पास क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। लाइट जो है पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। मतलब लाइट में रेड कलर का अलग पार्टिकल है, वायलेट कलर का अलग पार्टिकल है। इसे कार्पस्कुलर को हिंदी में बोलते कणिका, कणिका सिद्धांत माना है। तो वो कणिका जो थी वो, उससे उन्होंने प्रूव ही उल्टा कर दिया। इसमें इन्होंने प्रूव कर दिया लाइट की डेंसर मीडियम में वेलोसिटी रेयर मीडियम से ज़्यादा है। ठीक है, इससे प्रूव हुआ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम is greater than the velocity of light in rare medium। तो ये तो बिल्कुल ही असंभव वाली बात थी कि वाटर के अंदर लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा है, एयर में कम है। ग्लास के अंदर लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा है, एयर में कम है। तो ये चीज़ प्रूफ कर देने से ही ये थ्योरी फेल हो गई और ये प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं थी। फिर हाइगेंस ने सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी बताई और इन्होंने बताया कि लाइट रेज जो होती है वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती है। कुछ बच्चों को वेव फ्रंट को जो हिंदी मीडियम में पढ़ के आए हैं उनको बता दे तरंगार्ग। ठीक है, तो वेव फ्रंट के फॉर्म में, जैसे ये ट्यूबलाइट है, लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। जैसे स्फेरिकल सोर्स होता है तो पॉइंट सोर्स, ठीक है, इस टाइप का जैसे बल्ब है, तो इससे लाइट रेज निकलेंगी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है भाई, इससे भी निकल रही, पर अभी इसकी बात करो। बल्ब से लाइट निकल रही चारों तरफ और वो एक इमेजिनरी सरफेस बनाती है। सेम फेज वाले वेवलेट से बना हुआ एक इमेजिनरी, इमेजिन करते हैं, एक सरफेस होता है और उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। जिससे बनता है वो है प्राइमरी वेवलेट्स। जो आगे निकलेगा वो है सेकेंडरी वेवलेट्स।
सेकेंडरी वेवलेट्स। इन्होंने लाइट के पैकेट को वेवलेट्स मान लिया है। तो जो लाइट सोर्स है उससे लाइट रेज निकली तो वेव फ्रंट बनेगा, एक बिल्कुल बराबर बराबर वेलोसिटी है तो वेव फ्रंट बनेगा, और जिससे बनेगा वो है प्राइमरी वेवलेट। इधर देख लो बेटा, नोट कर लेना, प्राइमरी वेवलेट। आगे जो निकलेगा सेकेंडरी। अब आगे जो वेव फ्रंट बना, आगे जो बना, ठीक है, तो उसके लिए अब प्राइमरी क्या होगा, तो वो जो सेकेंडरी है वो प्राइमरी की तरह वर्क करेगा इस वेव फ्रंट के लिए, प्राइमरी वेवलेट्स, और आगे निकलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये है आपका लाइट सोर्स, इससे लाइट रेस निकलती है तो क्या बनाती है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट किससे बनता है, प्राइमरी वेवलेट से, आगे निकलती है सेकेंडरी वेवलेट्स। फिर जो नेक्स्ट वेव फ्रंट है उसके लिए जो सेकेंडरी है वो ही हो गया प्राइमरी, फिर सेकेंडरी नेक्स्ट वाले के लिए प्राइमरी। लाइट सोर्स अगर स्फेरिकल है, लाइट सोर्स आपका स्फेरिकल है, तो वेव फ्रंट जो होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट। अगर लाइट सोर्स सिलेंड्रिकल है या लाइन एलिमेंट का है, लाइन एलिमेंट में है, तो वेव फ्रंट क्या होगा आपका, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। जब लाइट रेज बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी, तो जानते हो लाइट रेज ऐसे चल रही हैं, ऐसे स्फेरिकल बना रही हैं, पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस के बाद तो पैरेलल हो जाती है, तो वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आफ्टर ट्रेवलिंग ए इनफाइनाइट डिस्टेंस, या ऐसे लिख दे रहे हैं, आफ्टर इनफाइनाइट डिस्टेंस वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है। ठीक है, ये है थ्योरी जो आपको बहुत ध्यान रखनी है कि लाइट सोर्स से लाइट रेज इमिट होती है तो वेव फ्रंट बनाती है। अब वो वेव फ्रंट अगर लाइट सोर्स स्फेरिकल है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, अगर लाइट सोर्स लाइन एलिमेंट में है ऐसे, ठीक है, या सिलेंड्रिकल है तो वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। पर चाहे स्फेरिकल हो और चाहे सिलेंड्रिकल हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस के बाद वो क्या हो जाता है, प्लेन वेव फ्रंट। आफ्टर ट्रेवलिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस या इनफाइनाइट डिस्टेंस, वेव फ्रंट बिकम्स प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। अब हाइगेंस की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी में यह कहा गया कि लाइट रेज वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। इस थ्योरी में यह माना गया है, ठीक है, कि लाइट रेज are propagating in form of wave front. लाइट रेस प्रोपोगेट करती है किसके फॉर्म में, वेव फ्रंट के फॉर्म में। ये बात भाई, प्राइमरी वेव मतलब पहला वेव फ्रंट, फिर दूसरा वेव फ्रंट, फिर तीसरा वेव फ्रंट, हर जगह वेव फ्रंट मानोगे। और ये वाली थ्योरी मानी गई, दूसरा
wave front is formed by primary wavelets. वेव फ्रंट किससे बनता है? प्राइमरी वेवलेट्स से। ठीक है, प्राइमरी वेवलेट्स एंड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स और प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी। वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड बाई प्राइमरी वेवलेट्स एंड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स। यही सेकेंडरी वेवलेट्स क्या वर्क करेंगी? प्राइमरी वेवलेट्स के लिए, नेक्स्ट वेवलेट के। और इसमें यह प्रूफ किया गया वेलोसिटी ऑफ लाइट in a rare medium is greater than the velocity of light in a denser. Velocity of light in rare medium is greater than the velocity of light in denser. लाइट की वेलोसिटी रेयर मीडियम में ज्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर। लाइट की वेलोसिटी रेयर मीडियम में ज्यादा होती है इन कंपैरेटिवली वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर। ये है बच्चों, कहो तो प्रॉपर लिखवा दें। ये सिलेबस में नहीं है इसलिए बस ऐसे ही बताना है, पर यूज होना है। टॉपिक आपके सिलेबस में है हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी फॉर डबल रिफ्रैक्शन। टॉपिक ये है आपका, वो आपको बताने के लिए हाइगेंस थ्योरी बताना जरूरी था। लाइट सोर्स से लाइट रेस प्रोड्यूस भी वेव फ्रंट बनेगा, किससे बनेगा? प्राइमरी वेवलेट से। आगे कौन सा निकलेगा? सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स वर्क करेंगी प्राइमरी वेवलेट्स की तरह। लाइट सोर्स अगर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइट सोर्स अगर लाइन एलिमेंट में है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद दोनों प्लेन वेव फ्रंट हो जाते हैं, चाहे स्फेरिकल हो और चाहे सिलेंड्रिकल हो, दोनों ही प्लेन हो जाएंगे। ये बस
बेसिक है ये, बस जान गए, याद नहीं करना। टॉपिक आपका अगला है। इंटर में था ये, तुम्हारे में था? तुम लोग इंटरमीडिएट में था कि नहीं? थोड़ा बहुत न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी है कि नहीं? ये हट गई। पहले हम लोग पढ़ाते थे, प्रूफ भी बताते थे इस न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी का। तो वो तनीसा, वो जो तुम्हारी सहेली है, उसको भी, वो भी वहाँ आ जाए ना, दूर पड़ रहा होगा तो विजयनगर में बता देना। 246 में 4:30 बजे से है। शिखा नाम है ना। वो हमारी एक स्टूडेंट है दीक्षा, उसकी हाँ वो 3rd ईयर में थी। हो गया। तो देखिए, थ्योरी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन के लिए ये भाई, ये जो है न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, कभी तुमने पढ़ ली तो दिमाग में तो रहेगी कि न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी जो थी उसमें ये माना गया कि लाइट में कार्पस्कल्स होते, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, रेड कलर के अलग पार्टिकल हैं, वायलेट कलर के अलग, ऐसा माना गया। सबसे पहली यही थ्योरी थी। और न्यूटन की थ्योरी 99% जो भी न्यूटन ने दिया वो बाद में फेल ही हुआ है। ठीक है, उस समय ये चीज़ें थी नहीं, तो न्यूटन ने भी लाइट के लिए एक थ्योरी दे दी और वो कार्पस्कुलर थ्योरी में और जस्ट उल्टा प्रूफ कर दिया। डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा है, रेयर मीडियम में कम है, तो उससे तो फेल हो ही गई। फिर उसके बाद हाइगेंस थ्योरी आई, जो अभी तक वही थ्योरी चल रही है। हाइगेंस थ्योरी ऑफ थ्योरी लाइट के प्रोपोगेशन के लिए। ठीक है, इस थ्योरी में माना गया कि लाइट रेज जो होती हैं वेव फ्रंट के, जैसे इस सोर्स से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना, फिर नेक्स्ट बनेगा, फिर नेक्स्ट बनेगा, तो वेव फ्रंट के फॉर्म में प्रोपोगेट होती रहती हैं। लाइट रेज आर प्रोपोगेटिंग इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। लाइट रेज जो है प्रोपोगेट होती हैं, संचरित होती हैं वेव फ्रंट के फॉर्म में। वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड बाय प्राइमरी वेवलेट्स। किससे बनता है? प्राइमरी वेवलेट्स से। एंड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स, और प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी वेवलेट्स को। मतलब वेव फ्रंट बनता है प्राइमरी वेवलेट से, प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी वेवलेट। अब यही सेकेंडरी नेक्स्ट वाले के लिए प्राइमरी, फिर सेकेंडरी नेक्स्ट वाले के लिए प्राइमरी, फिर सेकेंडरी नेक्स्ट वाले के लिए प्राइमरी, ये अल्टरनेट वे में चलता चला जाता है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, इसमें प्रूफ हुआ जो होना चाहिए, जो इसीलिए फेल नहीं हो पा रही। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। अब देखिए, जो वेव फ्रंट के विषय में अगर आपने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा तो याद कर लीजिए। ये माना गया जैसे लाइट सोर्स है,
लाइट रेज निकल रही है, चारों तरफ निकलती है, चाहे ये सोर्स हो चाहे ये सोर्स हो, चारों तरफ निकलेगी। और चारों तरफ निकलेगी तो माना गया है कि इमेजिनरी सरफेस होगा, और उस वो इमेजिनरी सरफेस क्या होगा? वेव फ्रंट। वो इमेजिनरी सरफेस क्या होगा? वेव फ्रंट। जिससे बनेगा वो प्राइमरी वेवलेट्स, जो आगे निकलेंगी वो है सेकेंडरी वेवलेट्स, फिर है ये प्राइमरी वेवलेट्स, आगे निकलेंगी सेकेंडरी वेवलेट, फिर आगे सेकेंडरी वेवलेट, नेक्स्ट वाले के लिए प्राइमरी। तो ये याद कर लीजिएगा कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स है भाई, इसमें ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी हो गई तो ये इस वेव फ्रंट के लिए यही सेकेंडरी किसकी तरह वर्क करेगी? प्राइमरी, आगे निकलेगी सेकेंडरी, फिर ये सेकेंडरी नेक्स्ट वाले के लिए प्राइमरी। इस तरीके से अल्टरनेट वे में मानते चले जाते हैं। अगर लाइट सोर्स स्फेरिकल है, गोल है, पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल है या पॉइंट सोर्स, बिंदु स्रोत है, तो वहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अगर लाइट सोर्स लाइन एलिमेंट में है ऐसे, तो क्या बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, और दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये क्या हो जाएगा? प्लेन। तो आप ये जानते हो, लाइट रेज आफ्टर ट्रेवलिंग ए इनफाइनाइट डिस्टेंस इट बिकम्स ए प्लेन वेव फ्रंट। तो इसका बेसिक चीजें थी। अब इस पर जो हमारा टॉपिक है वो ये है, पॉइंट कुछ लिखवा दें तो 2 टॉपिक तो हो जाए कम से कम। ये तो बेसिक है। हाँ, बस करें, 1 मिनट देखें, क्लास 1 घंटे की हो गई। हाँ, 1 घंटे की होगी, अब रहने दो बेटा। आज जन्माष्टमी